नमस्कार दोस्तों, मैं लीना सिंह राठौड़ क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। यूट्यूब पे ये मेरा प्रथम प्रयास है, तो कृपया खूब सारा सब्सक्राइब कर आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान करें। आज मैं इतिहास विषय पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास देना चाहूँगी, जिससे आपको मेरी योग्यता के बारे में आकलन हो जाए और जिस भी छात्र को, जिस भी बच्चे को मेरी क्लास पसंद आए, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बिना समय गंवाए मैं आज आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास देना चाहूँगी। हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना और आपको बताना चाहती हूँ। आज मैं आपको प्राचीन इतिहास के बारे में बता रही हूँ, एक इंट्रोडक्शन क्लास दे रही हूँ। इसके अलावा मैं रोज़ आपको एक हर एक सब्जेक्ट की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास दूँगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप यहाँ पे अपना समय नहीं गँवा रहे हैं। तो बिना समय गंवाए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। मैं बाकी चैनलों की तरह आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगी, सीधे स्टडी, केवल स्टडी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे एक इतिहासकार रहे हैं जेम्स मिल। उन्होंने बताया, उनके अनुसार ही है ये, कि हम इतिहास को 3 कालों में बाँट के डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसमें मैं आपको साथ-साथ में ये भी बताते हुए चलूँगी कि किस काल का आपको ज़्यादा वेटेज रखना है, किस इतिहास के पोर्शन को आपको ज़्यादा पढ़ना है, किसको आपको थोड़ा लाइटली पढ़ना है। तो सबसे पहले आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कोई सी भी प्रतियोगिता परीक्षा आप उठा लीजिए, उसके अंदर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इन तीनों कालों में से सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वह आधुनिक भारत का होता है। उसके बाद में देन सेकंड नंबर आता है प्राचीन काल का। प्राचीन काल में भी मैं आपको पूरा बताऊंगी इसके अंदर कि कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और किस टॉपिक को बस आपको एक अपनी आंखों से निकालना है, क्योंकि आज का जो समय का दौर चल रहा है, आज का जो दौर है, उसमें कोई भी चीज़ को छोड़ना आपके लिए सही नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा-सा एडी और बीसी के बारे में और बताना चाहूँगी। एडी और बीसी को जानने से पहले हम ईसा मसीह के जन्म के बारे में पढ़ेंगे। ईसा मसीह का जन्म 4 बीसी में हुआ था। इसी को आधार मानकर ईसा के जन्म का पूर्व का जो आंकलन किया जाता है, वो बीसी में किया जाता है और ईसा के जन्म के 4 साल बाद का जो टाइम पीरियड है, वो एडी में काउंट किया जाता है। इतिहास में हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ेंगे? इतिहास के अंदर हम वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी उस समय की, आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी और कला और संस्कृति कैसी थी। इन सब स्थितियों के बारे में आकलन करेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे संवत। संवत कौन कौन से संवत हैं, इसको मैं सब जगह एक जगह कलेक्ट करके आपके पास लेकर आई हूँ कि संवत में सबसे पहले विक्रम संवत है, जिसकी शुरुआत 57 बीसी में हुई थी। इसे मालव संवत भी कहा जाता है, क्योंकि ये मालव क्षेत्र में प्रचलित था, इसलिए इसे मालव संवत भी कहा जाता है। भाई विक्रम संवत जो है चंद्र आधारित संवत है। इसमें 3 चीज़ें आपको स्पेशल ध्यान रखनी है कि इसकी शुरुआत 57 बीसी में हुई। कौन सा आधारित संवत है? चंद्र आधारित संवत है। चंद्र आधारित संवत में क्या होता है? चंद्र आधारित संवत में महीनों को जोड़कर साल बनाया जाता है और इसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष होते हैं। वहीं शक संवत की बात करें तो शक संवत की शुरुआत कनिष्क के टाइम पे हुई थी। कनिष्क जो है कुषाण शासक था, जिसकी शुरुआत 78 ईडी में इन्होंने शक संवत की शुरुआत की। ये सूर्य आधारित कैलेंडर है। इसमें 365 डेज होते हैं और सूर्य आधार में साल को बांटकर महीने बनाए जाते हैं। अब चंद्र आधारित कैलेंडर और सूर्य आधारित कैलेंडर में एक अंतर हमने देखने को मिलता है, जिसमें पता चलता है कि चंद्र आधारित कैलेंडर में तो हमने पढ़ा कि महीनों को जोड़कर साल बनाया जाता है, वहीं सूर्य आधारित कैलेंडर में हमने पढ़ा कि साल को बांटकर महीने बनाए जाते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है कि विक्रम संवत की शुरुआत 57 बीसी में हुई और शक संवत की शुरुआत 78 एडी में हुई। इसके अलावा विक्रम संवत और शक संवत में 135 साल का अंतर होता है। पहले ये क्वेश्चन बहुत आते थे कि अंतर निकालना होता था, पर अब का दौर चेंज हो चुका है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। शकों द्वारा इसे अपनाए जाने के कारण इसका शक संवत नाम पड़ा। इसके बाद में सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। इसके अंदर पूछा जाता है कि गुप्त संवत की शुरुआत कौन से शासक ने की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की। दूसरा क्वेश्चन बनता है कौन से सन में इसकी शुरुआत हुई, तो 319 एडी में इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद में वल्लभी संवत, इसकी भी शुरुआत 319 एडी में गुप्त संवत के साथ साथ ही चलने वाला संवत था।
आपने एक हर्ष संवत भी है जो हर्षवर्धन के समय शुरू हुआ था, 606 एडी में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में हिजरी संवत, जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे तो ये घटना हिजरत कहलाती है और ये संवत जो है हिजरी संवत कहलाता है। तो हिजरी संवत की शुरुआत 622 एडी में हुई थी। इसके बाद में इलाही संवत की बात करें, इलाही संवत की शुरुआत अकबर के समय 1583 में हुई थी। ये भी सूर्य आधारित कैलेंडर है। तो ये सारे संवत मैंने आपको एक जगह इकट्ठे करके दे दिए, जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा आपको विक्रमी संवत। विक्रम संवत की शुरुआत 57 बीसी के अंतर्गत हुई। चंद्र आधारित कैलेंडर है, इसमें महीनों को जोड़कर साल बनाया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा शक संवत के बारे में, 78 एडी में कनिष्क के टाइम पे, जो कि कौन सा शासक था? कुषाण शासक था। सूर्य आधारित कैलेंडर में साल को बांटकर महीने बनाए जाते हैं। ये हमारा नेशनल कैलेंडर भी है। उसके बाद में हमने गुप्त संवत की बात करी, चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम पे 319 एडी में। वल्लभी संवत भी सेम टाइम पे हुआ। हर्ष संवत की बात करें तो 606 में हर्षवर्धन के समय, हिजरी संवत 622 में, इलाही संवत अकबर के समय 1583 में। ये हमने सारे संवत पढ़े। इसके बाद में हम इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं कि पाषाण काल क्या होता है, ताम्र पाषाण काल क्या होता है, कांस्य युगीन है, लोह युगीन है। जैसे हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, तो ये होता क्या है? पाषाण काल पत्थर का काल कहा जाता है। इस समय पत्थरों से ही, नुकीले पत्थरों से ही जो है हथियार वगैरह बनाए जाते थे, खेती के लिए सामान बनाया जाता था। फिर धीरे धीरे मनुष्य डेवलप होता गया और मनुष्य ने तांबे का प्रयोग शुरू कर दिया। तो ये जो काल कहलाता है वो ताम्र पाषाण काल कहलाता है। फिर तांबे और जस्ता दोनों का मिश्रण करके इसने कांसा बनाया, तो जो कांसा बनना ज़्यादा शुरू हुआ तो कांस्य युगीन कहलाता है। और फिर धीरे धीरे लोहे का प्रयोग शुरू हो गया और ये काल जो कहलाता है लोह युगीन काल कहलाता है। उसके बाद में हम मैं आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगी कि इसके बाद में आगे नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास है ताकि आपको पता चले कि इस चैनल पे आपका समय बर्बाद नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे। इसके अलावा इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी बताना चाहूँगी कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले पढ़ते हैं हम। इसका टाइम पीरियड 1250 से 1750 बीसी के बीच में माना जाता है। फिर वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड 1500-600 बीसी माना जाता है। फिर हम पढ़ेंगे महाजनपद काल, 600 से 322 बीसी के टाइम पीरियड में। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे मौर्य काल, 322 से 185 बीसी के बीच में। मौर्योत्तर काल 185 से 319 एडी के बीच में। गुप्त काल 319 से 550। हर्षवर्धन काल 606 से 646 एडी। चालुक्य और पल्लव संघर्ष की बात करें तो इसमें आ जाएगा 550 से 750 एडी। और त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे जो 750 से 1050 के बीच में हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष जिसके अंदर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और 5 शासकों ने कन्नौज पे अधिकार करने के लिए जो युद्ध हुआ था उसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। यह पूरा एक प्राचीन काल का सिलेबस है जिसको मैं आपको कवर करवाऊंगी। इसके अलावा मैं रोज़ एक सब्जेक्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास डालूंगी आपको रोज़, जिसमें आपको पता चले कि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और सहयोग करना हमारे लिए भी फ़ायदा है और आगे लोगों के लिए भी फ़ायदा देने वाला है। तो आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये पहला प्रयास पसंद आया होगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर इसे आगे बढ़ाएं। और कल मैं आपको इकोनॉमिक्स का बैंकिंग के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, बैंकिंग के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।